हाँ जी बच्चे, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए, हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट किया था अपना। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेटा मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताए थे सिर्फ। आज हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो का। मैं फटाफट से आपको रिकॉल कराई थी हमने क्या किया था कैश फ्लो स्टेटमेंट में। CFS हमारा 8 मार्क्स का ये है, 6 to 8 क्लासेस लगेंगी। चलिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या क्या इसमें टर्म्स हमारे यूज होंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया था। एक मैं आपको फॉर्मेट दूंगी, उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। उसमें आपको अपने सारे पोस्टिंग करनी है। उसके बाद कैश फ्लो क्या होता है? कैश फ्लो बेटा इनफ्लो आउटफ्लो, कैश का आना कैश का जाना, इसको कैश फ्लो बोलते हैं। ठीक है, चलिए कैश कैश का मतलब क्या होता है? हमारे हाथ में जो कैश है और हमने बैंक में जो पैसा जमा करा रखा है वो भी हमारा कैश ही होता है। ठीक है, कैश इक्विवेलेंट बेटा होता है जो हम इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश होता है, जो जिसकी लिक्विडिटी हाई होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारी एफडी जो हम बैंक में कराते हैं वो हमारा कैश इक्विवेलेंट माना जाता है। राइट, चलिए ऑब्जेक्टिव हमारे क्या थे ये मैं आपको करा चुकी हूँ। इससे हमारा सोर्स पता चलता है, इससे हमारी एप्लीकेशन सोर्स मतलब क्या हमारे पे रिसीट्स आई हैं, क्या हमने पेमेंट करी है, और नेट चेंज क्या है एट द एंड हमारे कैश में जो हमारे पास था कैश और कैश इक्विवेलेंट उसके अंदर क्या चेंज आया है आपका। उसके बाद क्लासिफिकेशंस बताई थी बेटा मैंने। हमारी 3 टाइप की एक्टिविटीज होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आज हमारा पूरा फोकस रहेगा हमारी सेकंड क्लास में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के ऊपर। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर बेटा काफी डिटेल में मैं कराऊंगी आपको। उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट क्लास में फाइनेंसिंग पे, उसके बाद हम आएंगे इन्वेस्टिंग पे। इन तीनों को हम एक साथ जोड़ देंगे तो हमारी पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है। तो हम धीरे धीरे करके कैश फ्लो स्टेटमेंट बेटा हमारे 3 पार्ट्स में होती है, आप ध्यान से सुनिएगा। उसमें हम पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का सारा निकालते हैं, उसके नीचे हम फाइनेंसिंग का पूरा निकालते हैं, उसके नीचे हम पूरा इन्वेस्टिंग का निकालते हैं। इन तीनों को हम टोटल करते हैं, प्लस माइनस जो भी करना है। एट द एंड जो हमारा बैलेंस आता है वो हमारा होता है कैश, नेट कैश, हमारा कैश फ्लो। ठीक है, चलिए कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमारी क्या होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है, ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी थी। बहुत थोड़ा सा बेसिक बताया था। आज मैं आपको इन डिटेल कराऊंगी सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देती क्या होता है बेटा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है जो हमारे रेवेन्यू से रिलेटेड, जो हमारे रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटीज होती हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्मल डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटीज होती हैं, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होती है। चले आगे, अभी आगे और डिटेल बताएंगे बेटा। अभी मैंने आपको बहुत शॉर्ट बताया। मेन एक्टिविटीज जो होती है हमारे रेवेन्यू जनरेशन से रिलेटेड। सिंपल फाइनेंसिंग में बेटा होता है फाइनेंस जहां से हम अपना लेते हैं या हम किसी को प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, फाइनेंस मतलब जो हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं। बिजनेस में पैसा लगाने के लिए कहीं से हमने पैसा उधार लिया है या हमने किसी को पैसा उधार दिया है, वो हमारा आता है बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने एग्जाम्पल दिया है कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर, जिससे हमारे कैपिटल का साइज, हमारा बिजनेस के कैपिटल का साइज बढ़ता या कम होता है, उसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोलते हैं। इक्विटी शेयर हमने इशू करे हैं किसी को, उससे हमारे पास हमने शेयर्स दिए, वो बंदा हमें पैसे देगा, वो हमारे कैपिटल में आएगा, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग में बेटा हमारा मेन पर्पस होता है जिससे हमारे को छोटा मोटा इंटरेस्ट इनकम या छोटी मोटी इनकम होती है जिसको हम इन्वेस्ट करते हैं पैसा कमाने के पर्पज से। फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग में यही डिफरेंस है बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। फाइनेंसिंग में हमारा कैपिटल बढ़ाता है, फाइनेंसिंग में हमारा कैपिटल बढ़ता है, बिजनेस का कैपिटल बढ़ता है, बिजनेस में जो पैसा लगाना है वो बढ़ता है। लेकिन इन्वेस्टिंग में हमारे शॉर्ट टर्म इनकम्स होती है, शॉर्ट टर्म कह लीजिए, लॉन्ग टर्म कह लीजिए, इनकम होती है। ठीक है, या फिर इन्वेस्टिंग में हमने लैंड खरीद लिया, कोई बिल्डिंग खरीद ली, कोई फर्नीचर खरीदा, एसेट खरीद लिया हमने कोई। ठीक है, बिल्डिंग खरीद ली, बिल्डिंग मैंने अपने बिजनेस पर्पस के लिए खरीदी, नो डाउट, लेकिन वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, उसका पैसा बढ़ता है हमेशा। फर्नीचर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं हम। ठीक है, तो इस टाइप की जो एक्टिविटी सेल या परचेज होती है हमारी, उनको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बोलते हैं। चले आगे, इसके बाद बेटा मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे आपको, आपने अपनी नोटबुक में नोट कर लिए होंगे, लास्ट टाइम नहीं किए तो प्लीज अब आप कर लीजिए। इसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट के कुछ यूजेस बताए थे, यहाँ पे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको ये जल्दी जल्दी करा दिए थे, सिर्फ रीड आउट करवाए थे, या अपनी नोटबुक से भी रीड कर सकते हैं, सॉरी अपनी बुक से भी रीड कर सकते हैं, कुछ खास है नहीं इसमें। अब जो हमारे को कराने बेटा, आज हमारी क्लास मेन स्टार्ट हो रही है यहाँ से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग का मतलब होता है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस मतलब जो हम काम धंधा करते हैं, जो हम अपना काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई बिजनेस है, लेट्स से फर्नीचर बनाने का मेरे पास बिजनेस है, मैं फर्नीचर बना के देती हूँ लोगों को। ठीक है, तो मेरी मेन एक्टिविटीज क्या रहेंगी उसमें? कपड़ा खरीदना, फॉर्म खरीदनी, उसके जो स्टिचेस के लिए धागे होते हैं वो खरीदने, लेबर को पैसा देना। ठीक है, और मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना, छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं उनको देना, पानी बिजली का खर्चा देना, जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं।
अगर बेटा आपने कंपनी अकाउंट्स पढ़ लिया था, उसमें बेटा आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा होगा। नहीं भी पढ़ा तो आपने बेटा उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप किया था अपने 11th क्लास में, उसमें आपने प्रॉफिट एंड लॉस बहुत अच्छे से बनाना सीखा। प्रॉफिट एंड लॉस में जितनी भी आइटम्स आती हैं वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं, वो रेवेन्यू नेचर की आइटम्स आती हैं उसमें। तो रेवेन्यू नेचर के खर्चे, रेवेन्यू नेचर की इनकम जो भी होगी वो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगी। दैट्स इट, कोई दिक्कत? चलिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस कंसर्न ड्यूरिंग डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश फ्लो का मतलब बता दीजिए। अब ये ऑपरेटिंग, these are मतलब कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू, प्रिंसिपल रेवेन्यू मेन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज होती हैं। रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज को हम बोलते हैं ऑफ एंटरप्राइजेस, ठीक है। और कोई और एक्टिविटी जो कि इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग नहीं है, प्रिंसिपल रेवेन्यू एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन कुछ और एक्टिविटीज हो सकती हैं जो कि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं है उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए। चले आगे। Cash flow from these activities are generally result from business transactions and event that determine net profit and loss। मैंने आपको पहले ही बता दिया बेटा, हम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसके अंदर जितनी भी आइटम्स आती हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आती है, ठीक है। उसमें कुछ आइटम्स होती हैं डिप्रिसिएशन वगैरह, उनकी एडजस्टमेंट्स होती है, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन जितनी भी प्रॉफिट एंड लॉस में आपकी आइटम्स आएंगी वो सारी की सारी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएंगी। उससे आपने खुद देखा होगा, पहले आप नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, डेबिट साइड बैलेंस आता है, नेट प्रॉफिट होता है, क्रेडिट साइड बैलेंस आता है, नेट लॉस होता है, सेम ऐसे इसमें, ठीक है। The net effect of cash flow from these activities are shown in cash flow statement as cash flow from or used in operating activities। वो ये कह रहा है कि इससे जो नेट इफेक्ट आएगा प्रॉपर पूरा फॉर्मेट बनाने के बाद हमारा जो फाइनल अमाउंट आएगा प्लस में आया तो वो आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लेकिन अगर नेगेटिव बैलेंस आया तो बेटा उसको हम लिखते हैं कैश फ्लो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। पॉजिटिव बैलेंस आया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेगेटिव बैलेंस आया कैश फ्लो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कोई दिक्कत? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होती है बेटा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब जो ऑर्डिनरी नहीं है, जो हमारे डेली बिजनेस की नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आग लग गई हमारे उसमें, हमारे बिजनेस प्रोसेस में आग लगी, क्या आग डेली लगती है? नहीं लगती, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होती है बेटा, ठीक है। कोई अनएक्सपेक्टेड या नॉट रेगुलर इवेंट जो हमारे होते हैं उनको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बोलते हैं, ठीक है। उनका जो भी खर्चा होता है या उससे कुछ इनकम आती है तो हम उसमें प्लस माइनस करते हैं, उसकी एडजस्टमेंट्स करते हैं। क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है बेटा वो आगे की बात है। अभी आप सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बताइए क्या होता है, समझ आती है? चलिए, एग्जांपल्स क्या है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बेटा मैंने दिए। कॉम्पनसेशन पेड टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय को कोई कॉम्पनसेशन दे दिया। फॉर एग्जांपल वो काम करते करते मशीन में उसका कोई फिंगर कट गई या उसका हाथ कट गया, या हमारा काम करते करते कई बार आपने देखा होगा लेबर छत पे से गिर जाती है कंस्ट्रक्शन वर्क करते हुए, तो हमने उसको जो कॉम्पनसेशन दिए तो डेली तो नहीं देते बेटा उसको, उनको हम वेजेस देते हैं, सैलरीज देते हैं डेली, लेकिन कॉम्पनसेशन बेटा डेली नहीं देते, वो हमारे रेगुलर आइटम नहीं है, वो हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर या थेफ्ट, चोरी हो गई, फायर हो गई, रोज तो नहीं होती, कभी कभी होती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अब उससे क्या नुकसान हुआ है, उससे क्या फायदा हुआ है, वो हम प्लस माइनस करते हैं। वो कैसे करते हैं वो हम आपको आगे बताएंगे, आज ही बताएंगे, आज ही हम इसको डील करेंगे। चलिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट कैसे करते हैं, मैंने बता दिया ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, उसको फाइनल अमाउंट में बार बार कह रही हूँ, फाइनल अमाउंट फाइनल अमाउंट। फाइनल अमाउंट आता कैसे है बेटा? दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हमारे कोर्स में नहीं है तो हमें एक ही मेथड करना है, इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड का करेंगे। अब देखिए, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसमें क्या करना होता है? सबसे पहला स्टेप बेटा, इसमें पहले बता दूं आपको, टोटल 5 स्टेप होते हैं। 5 स्टेप आगे आगे करते जाएंगे तो हमारा फाइनल अमाउंट आता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में 5 स्टेप होंगे, इजी है, बहुत इजी है, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मेट बनाएंगे आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा ये क्या होगा। लेकिन पहले मुझे कंसेप्ट कराना है, उसके बाद में प्रैक्टिकल पे आऊंगी, ठीक है। चलिए, स्टेप 1 आता है बेटा, हमारे कैलकुलेट करना है इसमें नेट प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। इफ स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका क्या मतलब होता है मैडम? स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? आप नेक्स्ट हेडिंग भी दिखा देती हूँ आपको। देखिए, इसमें स्टेप 1 ना 2 मेथड से करे जा सकते हैं। स्टेप 1 2 मेथड से करे जा सकते हैं। अब वो मेथड क्या होता है वो क्वेश्चन में डिपेंड देगा कि बेटा आप ये वाला पॉइंट पढ़िए, सेकंड पॉइंट, बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अगर बैलेंस शीट में बैलेंस दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का तो कैसे करना है, या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ तो कैसे करना है, मैं आपको दोनों में डिफरेंस समझा देती हूँ। पहले आप ये देखिए,
देखिए मैंने आपको क्या बताया, या तो स्टेटमेंट, मैं एसपीएल लिख रही हूँ बेटा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को, या फिर बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, इसको बेटा हम बोलते हैं सरप्लस। ठीक है, वो ये कह रहा है अगर एसपीएल का बैलेंस है, एसपीएल क्या होता है बेटा, नॉर्मल जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हमने कुछ बिजली का खर्चा डाल दिया, यहाँ कुछ खर्चे डाल दिए, खर्चे 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 डाल दिए, यहाँ पे मैंने कुछ अपने इनकम डाल दी, ग्रॉस प्रॉफिट डाल दिया, या मेरी और कोई इनकम आई है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बैलेंस आता है ये नेट प्रॉफिट, जो भी लेट्स से 2000 रुपये आया, तो यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन में ये वाला बैलेंस दिया हुआ, दैट इज नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, तो बहुत सिंपल है बेटा, सिर्फ 4 एडजस्टमेंट करनी है, फर्स्ट स्टेप खत्म। बहुत सिंपल है, 4 एडजस्टमेंट करनी है। लेकिन बेटा बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस, मैं आपको पहले बता दूं 90% क्वेश्चंस पे आपको ये वाला बैलेंस ही आता है, क्योंकि एग्जामिनर को बढ़ाना ही है, उसको आपका काम बढ़ाना है, वो काम बढ़ाने के लिए बैलेंस, क्योंकि इसमें 3-4 एडजस्टमेंट बढ़ जाती है, 3 या 4 एडजस्टमेंट से बेटा जो बढ़ती है सिर्फ, वो क्या है मैं बताऊंगी आपको। ये सरप्लस, सरप्लस बेटा अगर आपने एनपीओ कर लिया होगा ना, तो एनपीओ के अंदर मैंने बताया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, जो यहाँ पे बैलेंस आता है उसको सरप्लस बोलते हैं। सरप्लस आता है जो हमारे फाइनल अमाउंट, बेटा यहाँ पे ना कुछ ये एसपीएल बनता है ना, तो ये तो हमारा नॉर्मल बनता है, लेकिन अगर आप बड़ी क्लासेस में जब जाएंगे, आप आके उसमें जाएंगे, आई गेस आपका एप्रोप्रिएशन पार्टनरशिप में भी आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनते हैं बेटा। ये क्या होता है, यहाँ तक का जो ये बैलेंस है ना, वो तो आता ही आता है यहाँ तक। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा नेट प्रॉफिट आ गया, इसके बाद बेटा कुछ एडजस्टमेंट्स होती है, रिजर्व्स में ट्रांसफर कर दिया, डिविडेंड पे कर दिया, तो वो चीजें यहाँ आती है, यहाँ पे डिविडेंड पे करा, ये भी तो खर्चा है, रिजर्व्स में ट्रांसफर करा, ये भी तो खर्चा है, जो तो कुछ इस टाइप के खर्चे होते हैं, उसके बाद जो बैलेंस आता है ना यहाँ पे, ये सरप्लस, इसको सरप्लस बोलते हैं। जो डिविडेंड, रिजर्व्स या रिडम्पशन डीआरआर में ट्रांसफर करना, कुछ बहुत सारी आइटम्स होती है, बहुत सारे नहीं बेटा, आई गेस आपके कोर्स में तो 5 या 6 आइटम्स है, उसको करने के बाद ये वाला जो बैलेंस होता है ना, इसको बेटा हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं सरप्लस के नाम से। प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेन कॉन्सेप्ट है, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आता है तो आपका चैप्टर खत्म, आई मीन ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म। ठीक है, आप कहेंगे तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर सकती हूँ, चलिए मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। वो क्या कह रहा है, दो स्टेप 1 करा रही हूँ मैं, किसका, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। ठीक है, अब वो ये कह रहा है हमारे दो पॉइंट्स हो सकते हैं, अगर स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा एसपीएल, दैट इज स्टेटमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिंपल। ठीक है, और वो एक ये कह रहा है कि बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है बेटा, एसपीएल में जो आता है ना, वो नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट आता है, सिंपल। अपने खर्चे डाल दो, सिंपल, नेट प्रॉफिट निकाल दो, यहाँ पे इनकम डाल दो, यहाँ पे खर्चे डाल दो, जो भी आएगी, यहाँ पे जो भी आएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन बेटा इसमें जो बैलेंस जाता है यहाँ पे, वो जाता है सरप्लस। सरप्लस का क्या मतलब होता है, इसके नीचे ही एक और अकाउंट बनता है बेटा, उसको हम बोलते हैं इसको एसपीएल ना बोल के, अगर मैं पूरा बना रही हूँ, अगर मैंने सिर्फ इतना बनाया तो मेरा आता है बेटा एसपीएल, लेकिन इसको मैं अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख दूं, ये बेटा आप उसमें पार्टनरशिप में करेंगे, अभी एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख दूं, तो बेटा यहाँ पे ना कुछ खर्चे और बढ़ जाते हैं, खर्चे जैसे कि डीआरआर, दैट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, नॉर्मल जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, डिविडेंड पे कर दिया। ठीक है, इस टाइप के कुछ और खर्चे होते हैं। ठीक है, ये वाला प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर होता है, नेट प्रॉफिट, उसके बाद ये वाले खर्चे माइनस करते हैं उसमें से, फिर जो अमाउंट आता है उसको सरप्लस बोलते हैं। ठीक है, दैट इज इस वाले अमाउंट में से ये वाले खर्चे माइनस कर दे, तो ये अमाउंट जो है बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की जो आइटम हमें निकालनी है, वो हम स्टार्ट करते हैं इससे। अगर तो आपको यही पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, तो आप अपने 4 एडजस्टमेंट जो मैं बताऊंगी वो करिए, क्वेश्चन खत्म। लेकिन अगर आपको ये दिया हुआ है ना बेटा, तो ये इसमें ना हम क्या करते हैं, सरप्लस, मान लो फॉर एग्जांपल आपको 10,000 रुपए का दिया हुआ, तो ये जो खर्चे आपने करे हैं ना, इसको मैं दोबारा ऐड बैक कर दूंगी। क्यों, क्योंकि ऐड बैक करूंगी, मुझे यहाँ पहुंचना है, मैंने इसमें से ये माइनस करके यहाँ पहुंची थी। ठीक है, तो मैं इसमें दोबारा ये चीजें ऐड करके यहाँ तक पहुंचूंगी, सिंपल, कोई दिक्कत।
जो भी मैंने डीआरआर में ट्रांसफर किया, जो मैंने जनरल रिजर्व में किया, जो मैंने डिविडेंड पे करा, इसको मैं दोबारा ऐड कर दूंगी, जो अमाउंट आएगा नेट प्रॉफिट वाला, फिर मैं अपना क्वेश्चन आगे के कंटिन्यूएशन में स्टार्ट करूंगी जैसे मैंने पहले किया।